नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के आज की कड़ी में। जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का बुक, और आखिरी कड़ियों में से एक कड़ी में आ चुके हैं। मतलब अब धीरे धीरे आखिरी ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा होगा आपका, 1 2 3 वीडियो और होगा, ठीक है। मैक्सिमम 3 से ज़्यादा तो नहीं होगा और कोशिश होगी कि इस 2 वीडियो में समाप्त कर दिया जाए आज का वीडियो, और इसके बाद एक और पाश्चात्य काव्य शास्त्र आज देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा का विकास 5वीं सदी ईसा पूर्व से माना जाता है। मतलब ईसा पूर्व से 5वीं सदी। पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा में 5वीं सदी ईस्वी के पूर्व हेसियड, सोलन, पिंडार, नाटककार एरिस्टोफेनिस आदि की रचनाओं में साहित्यिक सिद्धांतों का उल्लेख है। एक व्यवस्थित शास्त्र के रूप में पाश्चात्य साहित्यालोचन की पहली झलक 427 से 347 ईसा पूर्व के इयोन नामक संवाद में मिलती है। अब देखते हैं प्लेटो। पाश्चात्य में तो सबसे पहले नाम आएगा पुराने में प्लेटो का ही। प्लेटो का संक्षिप्त जीवन वृत्त देखते हैं। इनका जन्म 427 से 347 ईसा पूर्व हुआ था, एथेंस में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? अरिस्तोक्लीज। और इनके गुरु के द्वारा गुरु प्रदत्त नाम क्या है? प्लाटोन। एक ही नाम है सब, और अरबी भाषा में इनका नाम अफलातून है, अंग्रेजी में प्लेटो है, तो मतलब यही है, सब एक ही है। अरिस्तोक्लीज कहा जाए, प्लाटोन कहा जाए, अफलातून कहा जाए, सब यही है प्लेटो। प्लेटो क्या है? प्रत्ययवादी फिर या फिर आत्मवादी दार्शनिक हैं। इनके दर्शन के मुख्य विषय निम्नलिखित हैं। इनके दर्शन के प्रत्ययवादी या फिर आत्मवादी दार्शनिक हैं। इनके मुख्य विषय निम्नलिखित हैं। प्रत्यय सिद्धांत, आदर्श राज्य, आत्मा की अमृत सिद्धि, सृष्टि शास्त्र, ज्ञान मीमांसा। प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के अनुसार प्रत्यय विचार यानी आइडिया को ही विचार कहते हैं, चरम सत्य है। यानी विचार पे ही इन्होंने विचार को ही चरम सत्य माना है। वह शाश्वत है, अखंड है तथा ईश्वर उसका त्रष्टा यानी क्रिएटर है। यह वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है तथा कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है। इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर है। क्या? फिर से देखिए, यह वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है, कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है। इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर है, क्योंकि अनुकरण असत्य होता है। विचार या प्रत्यक्ष का अनुकरण वस्तु जगत का अनुकरण कला जगत। प्लेटो ने यूनानी शब्द मिमेसिस अर्थात अनुकरण का प्रयोग अपकर्षी यानी कि डिरोगेटरी अर्थ में किया है। इनके अनुसार अनुकरण में मिथ्यात्व रहता है, जो कि है। कला के अनुकरण मूलकता की उद्भावना का श्रेय प्लेटो को दिया जाता है। वास्तव में प्लेटो ने अनुकरण में मिथ्या तत्व का आरोप लगाकर कलागत सृजनशीलता की अवहेलना की है। प्लेटो आदर्श राज्य से कवि या फिर साहित्यकार के निष्कासन की वकालत करता है, क्योंकि कवि सत्य के अनुकरण का अनुकरण करता है जो सत्य से त्रिधा अपेत यानी 3 रिमूव्ड है, दूर है 3 गुना। प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। रचना पूछी जाती है कि कौन किसकी है, तो इयोन इनकी है, क्रातिलूस है, गोर्गियास है, अंग्रेजी भी देखते रहिए, अंग्रेजी स्पेलिंग, फेद्रूस है, फिलेबुस है, विचार गोष्ठी, गणतंत्र, लॉज। प्लेटो ने अपने इयोन नामक संवाद में काव्य सृजन प्रक्रिया या फिर काव्य हेतु की चर्चा की है। इसने ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु स्वीकार किया है। प्लेटो के अनुसार कवि काव्य सृजन दैवी शक्तियों से प्रेरित होकर करता है। काव्य देवी को प्लेटो ने म्यूजेस संज्ञा से अभिहित किया है, इंपॉर्टेंट। प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। अनुकलनात्मक यानी कि प्रहसन और दुखांतक नाटक, वर्णनात्मक यानी कि डिथिरैम, प्रगीत, मिश्र यानी कि महाकाव्य। प्लेटो ने प्रगीत के 3 अंग माने हैं, शब्द, माधुर्य और
लय। प्लेटो ने कला को अग्राह्य माना है। प्लेटो ने कला को अग्राह्य माना है, जिसके दो आधार हैं, दर्शन और प्रयोजन। दर्शन और प्रयोजन। कला के मूल्य के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी और नैतिकतावादी था। प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण विधेयात्मक या फिर मानकीय है, अर्थात प्लेटो बताना चाहते हैं कि कला कैसी होनी चाहिए। प्लेटो स्वयं एक कवि था। कवि था इतना मतलब सम्मान से नहीं लिया, कवि थे ऐसे कहिए, कवि थे। इसकी कविताएं इसकी कविता नहीं, इनकी कविताएं ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्ड्स में संकलित हैं। प्लेटो ने रिपब्लिक, इनका पुस्तक रिपब्लिक भी है, रिपब्लिक में लिखा है दास्ता मृत्यु से भयावह है, दास्ता से अच्छा कि मृत्यु हो जाए। अरस्तु, अब देखते हैं अरस्तु, इनके शिष्य अरस्तु। अरस्तु का मूल यूनानी नाम क्या है? अरिस्टोतिलेस। अरस्तु का संक्षिप्त जीवन वृत्त क्या है देखते हैं। 382 से 384 से 322 ईसा पूर्व मकदूनिया में जन्म हुआ था। पत्नी बिथियास है और शिष्य प्लेटो के हैं। गुरु इनका सिकंदर था। तो गुरु प्लेटो भी तो था, सिकंदर और प्लेटो दोनों गुरु। अरे गुरु था मतलब, ओहो सॉरी, मतलब यह प्लेटो इसका गुरु था और यह सिकंदर का गुरु था। गुरु था सिकंदर का, शिष्य था प्लेटो का। अरस्तु ने पूर्ण ज्ञान की परिभाषा दी थी, ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति। इन्होंने कहा था ज्ञान की परिभाषा दी थी, ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 बताई गई है, जिसमें से सर्वप्रमुख 3 हैं। कौन कौन? ये पूछे भी जाते हैं। पेरिपोई एथिकेस, यह काव्य शास्त्र है, काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन इसमें है। दूसरा है तेखनेस रिकेस, भाषा शास्त्र है, इसमें भाषण, भाषा एवं भावों का वर्णन है। वसीयतनामा है, दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र इसे कहा जाता है। अरस्तुकृत वसीयतनामा को इतिहास में दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र माना जाता है, क्योंकि वसीयतनामा के द्वारा इन्होंने अपने सभी दासों को दासता से मुक्त कर दिया था। वसीयतनामा। अरस्तु ने पेरिपोई एथिकेस की रचना अनुमानतः 330 ईसा पूर्व के आसपास की। इस कृति का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। पेरिपोई एथिकेस अध्याय और पृष्ठ की बात की जाए तो 26 अध्याय और 50 पृष्ठों की पुस्तक है। प्रथम अंग्रेजी अनुवादक और अनुवाद कौन कौन है? अंग्रेजी अनुवादक टी विंस्टेनली और अनुवाद ऑन पोएटिक्स 1780 में किया गया। इसका मतलब अनुवाद। अरस्तु ने किसी वस्तु को ठीक से समझने के लिए घड़ा निर्माण की प्रक्रिया के उदाहरण द्वारा 4 बातों पर ध्यान देना आवश्यक बताया, जिसे निम्न ढंग से दर्शाया जा सकता है। जैसे कि प्रयोजन के रूप में जल, जो जैसे घड़ा का निर्माण कैसे होगा, जल भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, कुम्हार भी चाहिए और चाक भी रहना चाहिए, तब जाके घड़ी तो बनेगा। चाक पे कुम्हार तैयार करेगा। तो जल को इन्होंने प्रयोजन बताया, मिट्टी को इन्होंने उपादान कारण बनाया, यानी मिट्टी के द्वारा तो ही बनाया जा सकता है, प्रयोजन तो रहना चाहिए जल के द्वारा। निमित्तीकरण इन्होंने कुम्हार या फिर चाक को बताया कि उनका रहना जरूरी है, और तत्व के रूप में जो बनेगा वह घड़ा बनेगा। अरस्तु के काव्य शास्त्र में अध्यायानुसार निरूपित विधियों की तालिका इस प्रकार से है। जैसे कि अध्याय 1 से 5 में क्या है? अनुकरणात्मक काव्य के रूप में त्रासदी यानी ट्रेजेडी, महाकाव्य, एपिक तथा प्रहसन मतलब कॉमेडी का विवेचन तथा माध्यम, विषय एवं पद्धति के आधार पर इनका पारस्परिक भेद। 6 से 19 पृष्ठों में यह ग्रंथ का केंद्रीय भाग है। इसमें त्रासदी का सविस्तार विवेचन तथा इसकी परिभाषा, संरचना, प्रभाव आदि का वर्णन है। 20 में पद विभाग आदि का व्याकरणिक विवेचन है। 21 से 22 में पदावली और लक्षणा का निरूपण है। 23 से 24 में महाकाव्य के स्वरूप का विवेचन है। 25 में प्लेटो या अन्य लोगों द्वारा काव्य पर किए गए आक्षेपों का निराकरण है। महाकाव्य और त्रासदी का तुलनात्मक मूल्यांकन है। अरस्तुकृत काव्य शास्त्र में अध्याय संख्या 12 और 20 प्रक्षिप्त माने जाते हैं। अरस्तु ने काव्य शास्त्र की रचना 2 दृष्टियों से की है। यूनानी काव्य का वस्तुगत विवेचन व विश्लेषण, प्लेटो के द्वारा काव्य पर लगाए गए आक्षेपों का समाधान। अरस्तु ने महाकाव्य, दुखांतक, प्रहसन आदि को अनुकरण का भेद माना है। अरस्तु काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते हैं। महाकाव्य, दुखांतक, प्रहसन आदि कलाओं के 3 भेदक तत्व हैं: माध्यम, विषय और पद्धति। माध्यम, विषय और पद्धति। दुखांतक यानी ट्रेजेडी के 6 अंग होते हैं: कथानक यानी प्लॉट, चरित्र यानी कैरेक्टर, विचार यानी थॉट, पद योजना यानी डिक्टिशन,
गीत यानी सॉन्ग, दृश्य यानी स्पेक्टिकल। अरस्तु ने काव्य दोषों के 5 आधार माने हैं। असंभव वर्णन जो मन को अग्राह्य हो, अयुक्त वर्णन जिसमें कार्य कारण भाव का अभाव हो, अनैतिक वर्णन जिसमें स्वीकृत मूल्यों की अपेक्षा हो, विरुद्ध वर्णन जहाँ दो विरोधी वस्तुओं का वर्णन हो, शिल्पगत दोष, कला संबंधी भूल। अरस्तु के काव्य शास्त्र में आए कुछ प्रमुख यूनानी शब्द निम्नलिखित हैं। इसका मतलब समझे हिंदी अनुवाद। पेरिपेतेइया इसका मतलब है स्थिति विपर्य यानी रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन। अनग्नोरिसिस का मतलब है अभिज्ञान यानी कि रिकॉग्निशन। मिमेसिस का मतलब अनुकरण यानी कि इमिटेशन। कथारसिस का मतलब विरेचन है। माइथास का मतलब कथा वस्तु यानी कि प्लैट है। एथोस का मतलब है चरित्र है। ये सब यूनानी शब्द हैं। चरित्र यानी कैरेक्टर। पाथोस का मतलब है भाव और या फिर इमोशन। प्रॉक्सिस का मतलब कार्य व्यापार और इंग्लिश में एक्शन है। ठीक, हम लोग ज़्यादातर क्या समझते हैं, हिंदी और इंग्लिश। अरस्तु के काव्य शास्त्र में आए कुछ शब्दों का पारिभाषिक अर्थ देखते हैं। दुखांतक का मतलब क्या है यहाँ पे, ऐसे कार्य, ठीक, ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, स्वतःपूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो, जिसे भाषा में विभिन्न कलात्मक अलंकरणों से विभूषित किया जाता है तथा जो कार्य व्यापार के रूप में हो न कि आख्यान के रूप में, जो करुणा एवं भय को उद्धृत कर इन भावों का विरेचन करे। स्थिति विपर्य का क्या मतलब है? स्थिति विपर्य का मतलब स्थिति विपर्य दुखांतक के अंतर्गत कथानक में ऐसे परिवर्तन का नाम है जिससे कार्य व्यापार सर्वथा विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। यह मोड़ संभाव्यता या फिर आवश्यकता के अनुसार होता है। अभिज्ञान का मतलब क्या है? अभिज्ञान का अर्थ है अज्ञान की ज्ञान में परिणति। यह दुखांतक के अंतर्गत कथानक में पात्रों के मन में प्रेम या घृणा उत्पन्न करती है जो पात्रों के सौभाग्य या दुर्भाग्य का कारण बनता है। प्रकृति का मतलब है, अरस्तु ने इसके 6 अर्थ माने हैं। यह गति का कारण या साधन है। इसका अर्थ विषय या वस्तु भी होता है। यह तत्व का पर्याय भी है। आकृति या रूप का नाम प्रकृति है। विकास प्रक्रिया को प्रकृति कहते हैं। घटक को भी प्रकृति कहते हैं। बूचर के अनुसार क्या है? प्रकृति वस्तु का वह आंतरिक धर्म है जो विश्व की सृजनात्मक शक्ति है। प्रकृति का काम ही वही है। कला का क्या मतलब है? कला प्रकृति का अनुकरण है। प्रकृति का अनुकरण क्या है? कला। अनुकरण का मतलब वस्तु का उन्नत रूपांतरण ही अनुकरण है। अतः अनुकरण के 3 अर्थ हैं, जो वस्तु में थी या हैं, दूसरा उन्हें जैसा कहा या माना जाता है, और तीसरा उन्हें जैसा होना चाहिए। चरित्र का क्या मतलब है? जिसके अंतर्गत सभी विशिष्ट नैतिक गुण या फिर अस्थायी चित्तवृत्तियाँ आती हैं, वह चरित्र है। भाव क्या है? भाव अनुभूति या संवेदना की मनोदशा का नाम है। कार्य व्यापार क्या है? जो आंतरिक कार्यों को बोधित करता है वह कार्य व्यापार है। विरेचन क्या है? यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। विरेचन मल निष्कासन द्वारा शरीर शोधन की अन्यतम क्रिया का नाम है। विरेचन का अर्थ समझ लीजिए, जैसे कि मल निष्कासन के द्वारा शरीर शुद्ध हो जाता है, इसी तरह इसका अर्थ है चिकित्सा शास्त्र मतलब कला के क्षेत्र में विरेचन करुणा एवं भय को, करुणा आपके अंदर से निकल जाए, भय निकल जाए, तो आपके अंदर क्या आ जाएगी? भावात्मक विश्रांति और भावात्मक परिष्कार करती है। आपके अंदर मतलब एक सिचुएशन आ जाएगा स्थिरता वाला। अरस्तु प्रथम काव्य शास्त्री थे जिन्होंने उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया और ललित कला की स्वायत्तता घोषित की। अरस्तु ने लिखा है, कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। बूचर के अनुसार अरस्तु के अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान या फिर मूल का पुनरुत्पादन, सांकेतिक उल्लेखन नहीं। आगे आ जाते हैं लोंजनाइस। मूल यूनानी नाम लोंगिनूस का समय ईसा की प्रथम या फिर 3री शताब्दी माना जाता है। लोंजाइनस के ग्रंथ का नाम पेरिहुप्सुस है। इस ग्रंथ का प्रथम बार प्रकाशन सन 1554 ईस्वी में इतालवी विद्वान रोबेरतेल्लो ने करवाया था। पेरिहुप्सुस मूलतः भाषण शास्त्र यानी कि रेटोरिक का ग्रंथ है। पेरिहुप्सुस का सर्वप्रथम अंग्रेजी रूपांतरण जॉन हॉल ने 1652 ईस्वी में ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस शीर्षक से प्रकाशित करवाया। सैंड्सबरी ने ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस यानी कि वाग्मिता का प्रकर्ष के लिए सब लाइन यानी उदात्त शब्द का प्रयोग किया। लोंजाइनस ने पेरिहुप्सुस की रचना पत्र के रूप में पोस्तुमियुस तेरेंतियानुस नामक व्यक्ति को संबोधित करके की। उदात्त का निरूपण सर्वप्रथम केकिलिउस नामक व्यक्ति ने किया था। लोंजाइनस से पूर्व होरेस ने आर्ट्स पोएटिका काव्यकला नामक ग्रंथ के पत्र में लिखा था। लोंजाइनस के पेरिहुप्सुस में अध्यायानुसार निरूपित विषयों की तालिका इस प्रकार से है।
देखिए 1 से 7 ग्रंथ का प्रयोजन, उदात्त की परिभाषा, कतिपय दोषों का विवेचन। 8 से 15 में अध्याय में उदात्त के 5 स्रोतों का निर्देश, उसमें विचार की गरिमा व भाव की प्रबलता का निरूपण है। 16 से 29 में अलंकारों का निरूपण। 30 से 38 में शब्द रूप बिंब आदि का निरूपण। 39 से 40 में रचना की भव्यता का निरूपण। 41 से 43 में दृष्टि भेद से उदात्त विरोधी अन्य दोषों की चर्चा। 44 में यूनान के नैतिक साहित्यिक ह्रास के कारणों का संधान। लोंजाइनस के संबंध में विभिन्न विद्वानों का अभिमत निम्नलिखित है। जैसे सेंट्सबरी कहते हैं लोंजाइनस के विषय में, उनकी आलोचना का प्रकार शुद्ध सौंदर्यवादी है और उसमें भी सर्वोत्कृष्ट है। डेविड डेचेज का कहना है उदात्त प्रथम भावात्मक साहित्य सिद्धांत है। स्कॉट जेम्स का मानना है लोंजाइनस प्रथम स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। एलन टेट लोंजाइनस अपूर्ण होते हुए भी प्रथम साहित्यिक आलोचक हैं। बीमसेट एवं क्लिंथ ब्रुक्स का मानना है पेरिहोप्सुस एक असाधारण लेख यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसे है। एम्ब्रस कहते हैं साहित्य के उत्तरवर्ती अध्येताओं की दृष्टि में यदि अरस्तु व्यवस्था प्रेमी, होरेस सांसारिक और भाषण शास्त्री क्षुद्र हैं तो लोंजाइनस जीवंत और आधुनिक है। पेरिहोप्सुस में सर्वप्रथम सर्वत्र उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है। लोंजाइनस ने कहा है उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, यानी कि सबलिमिटी इज द इको ऑफ ए ग्रेट सोल। लोंजाइनस ने उदात्त की परिभाषा करते हुए लिखा है उदात्त अभिव्यंजन का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट है। लोंजाइनस ने उदात्त की उत्पत्ति के लिए प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया। लोंजाइनस के अनुसार उदात्त का कार्य उन्नयन नहीं बल्कि सम्मोहन या फिर लोकोत्तर आह्लाद है। लोंजाइनस उदात्त के 5 स्रोत मानते हैं। महान विचारों की उद्भावना का विकास, प्रबल पहला इन्होंने क्या माना है, महान विचारों की उद्भावना की क्षमता। दूसरा है प्रबल और अंतः प्रेरित भाव। तीसरा है अलंकारों या फिर विचार, इसी को कहते हैं विचार अलंकार और शब्दालंकार को अलंकारों, मतलब दोनों आ गया इसमें, का समुचित प्रयोग। चौथा भव्य पद योजना, इसमें शब्द चयन, बिंब विधान और शैलीगत परिष्कार अंतर्भूत हैं। 5वां रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। लोंजाइनस उदात्त के 3 अवरोधक मानते हैं, शब्दाडंबर यानी कि ट्यूमिडिटी या फिर बम्बोस्ट, बालिशता यानी कि प्यूरिलिटी, भाव आडंबर यानी कि एम्प्टी और फॉल्स पैसन। इसके अंतर्गत अस्थानस्थ, अनपेक्षित और अनुचित भावातिरेक भावाडंबर है। तो दोस्तों आज यहाँ इतना ही देखते हैं, आगे इसके दूसरे वीडियो में देखेंगे, यानी कि आपका आने वाले 2 वीडियो में आपका यह सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का बुक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इससे लिए बोझिल भी हो सकता है, इसलिए जॉन ड्राइडन से अगले वीडियो में होगा। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन बेहतरीन हो।